जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं अलका मिश्रा उपस्थित हूँ सोशियोलॉजी के 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ अपने किए गए प्रीवियस वादे के अनुसार। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अमोघ मुद्रा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको सफलता मिले इस दिशा में मैंने छोटा सा प्रयास शुरू किया है, तो आइए अपने प्रयास को शुरू करते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए, 40 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ये हुई थी पहले प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए और प्रत्येक 10 साल पे इसे बढ़ाया जाता रहा है। समय समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागीर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी जागीरें थी? तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत 3 जागीरें थी। निम्नांकित में से सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था के किस रूप में गतिशीलता की नमनीयता थी? सामाजिक स्तरीकरण, स्तरीकरण क्या होता है? स्तरीकरण मतलब होता है एक स्तर होता है, लेबल होता है। जैसे ये लेबल बन गया तो कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, एक प्रकार का तह बन गया। तो इसमें नंबरिंग होती है, उनका क्लास बनता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, हायरार्की बनती है। तो ये स्तरीकरण व्यवस्था है। तो इसमें पूछ रहा है कि स्तरीकरण व्यवस्था के किस रूप में गतिशीलता की नमनीयता थी। नमनीयता मीन्स होता है लचीलापन, यानी कठोर नहीं था, और गतिशीलता मीन्स मूवमेंट, यानी यदि 4th रैंक पे, 4थे स्थान पे कोई व्यक्ति है तो उसे पहले, दूसरे या फिर तीसरे में पहुंचने में आसानी होगी कि नहीं होगी। तो किस व्यवस्था के अंतर्गत वह पहले रैंक को भी जा सकता था, दूसरे में जा सकता, तीसरे में, चौथे में। यानी सामाजिक स्तरीकरण की किस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को मूवमेंट में, वर्ग में ही जो क्लास थे उनका आपस में मूवमेंट संभव था। किसमें ऐसा था? तो जागीर व्यवस्था। जागीर व्यवस्था में बहुत हार्ड था फ्रेंड्स, क्योंकि जमीन जो होती थी, व्यवस्थाएं जिसके पास वो कुछ लोगों के पास सीमित थी और बाकी जो थे दास थे, और उनमें ऐसी क्षमता नहीं थी कि वह आसानी से मूवमेंट कर सके, उनके स्तरीकरण में अपने स्तर में परिवर्तन ला सके। जाति व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं। आप देखते हैं भारत में जाति व्यवस्था पाई जाती है, वह कितनी कठोर है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लिया है उसका जीवन पर्यंत वो चाहे किसी भी पद को हासिल कर ले, लेकिन वह उसके जाति व्यवस्था में अपने जाति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। वर्ग व्यवस्था, हाँ बिल्कुल यही हमारा सही आंसर होगा। इसमें यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है तो वह निश्चित तौर पे अपने स्तरीकरण में गतिशील हो सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वर्ग व्यवस्था। इसमें कह रहे गलत को इंगित कीजिए। वर्ग भेद आवश्यक रूप से संपत्ति के स्वामित्व पर निर्भर नहीं है। वर्ग भेद तो आवश्यक रूप से केवल संपत्ति के स्वामित्व पर निर्भर नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। वर्ग भेद के लिए सिर्फ संपत्ति नहीं है, स्त्री पुरुष यानी लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो वर्ग विभेद के लिए जिम्मेदार है। तो केवल संपत्ति नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेदभाव जन्म पर आधारित है। इसे हम होल्ड पे रखेंगे, देखते हैं आगे क्या है। सामाजिक स्तरीकरण के अनेक कारण हैं। तो बिल्कुल ये सही है, सामाजिक स्तरीकरण के अनेक कारण हैं। लिंग के आधार पे हो सकता है, धर्म के आधार पे हो सकता है, जाति के आधार पे हो सकता है, धन के आधार पे हो सकता है, किसी भी प्रकार से स्तरीकरण हो सकता है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र की बहुत जटिल समस्या को कार्ल मार्क्स ने अत्यधिक सरल स्पष्टीकरण दिया। यह भी सही है, क्योंकि
कार्ल मार्क्स ने बताया है जटिल व्यवस्था भी जो हमारे समाज है उसके जटिल व्यवस्था है, उसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो है समाज है हमेशा से उन्होंने पूरे ऐतिहासिक अध्ययन किया और बताया कि समाज जो हमेशा से दो टुकड़ों में विभाजित रहा, दो वर्ग में विभाजित रहा, वर्ग संघर्ष का उन्होंने सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष ही इतिहास का उसका निचोड़ है, वर्ग संघर्ष ही संपूर्ण इतिहास का निचोड़ है। तो इस प्रकार से यह भी सही है, भेदभाव जन्म पे आधारित है, ऐसा नहीं है, सिर्फ जन्म पे आधारित भेदभाव नहीं है, भेदभाव कई आधार पे होते हैं, काम के आधार पर भी होता है, धन के आधार पर भी होगा, बहुत सारे ऐसे हैं चीज है जिसके कारण भेदभाव किया जा सकता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ये भेदभाव जन्म पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता में अवरोधक कौन है? बड़े नगरों एवं धार्मिक केंद्रों का विकास, तो ये सामाजिक गतिशीलता में अवरोधक नहीं हो सकते हैं, ये तो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में ही योगदान देते हैं। अकाल एवं आर्थिक परिवर्तन, इससे भी सामाजिक गतिशीलता में अवरोध नहीं होता है। सभ्यता का विकास एवं विस्तार, सभ्यता जो होती है किसी भी गतिशीलता को, सामाजिक गतिशीलता को में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। सभ्यता का विकास जो है हमेशा जो गतिशीलता है उसको बढ़ावा ही देता है। सभ्यता का विकास एवं विस्तार गतिशीलता में बाधा उत्पन्न नहीं करता है बल्कि उसे बढ़ाता है। नेक्स्ट है परंपरावादिता एवं अंधविश्वास। ऑफ कोर्स निश्चित तौर पे परंपरावादिता और अंधविश्वास ये अवरोधक हैं गतिशीलता में, सामाजिक गतिशीलता में अवरोधक हैं, परंपरावादिता एवं अंधविश्वास। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का जातियों में वर्गीकरण, आर्थिक दशा पे आधारित वर्गीकरण, शक्ति पर आधारित वर्गीकरण, यह भी है, जातियों में वर्गीकरण भी है, आर्थिक दशा पर आधारित वर्गीकरण भी है, शक्ति पर भी आधारित वर्गीकरण है। समूह और आंतरिक समूह का अस्तित्व, आर्थिक सामाजिक अन्य सभी शक्तियों का उत्पाद, तो हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वह हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संगठन में करिश्माई नेता की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, तो किस संगठन में करिश्माई नेता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? चर्च, धार्मिक संप्रदाय, पंथ, उपाधि। तो फ्रेंड्स हो जाएगा धार्मिक संप्रदाय। किसी भी धार्मिक संप्रदाय में जो करिश्माई नेता होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। निम्नांकित में से चर्च से संबंधित कौन है? सदस्य जो इसमें जन्म लेता है नहीं होगा। चर्च तो एक धर्म से संबंधित है, ये पूजा का स्थल है। औपचारिक एवं उच्चोच्च क्रम का संगठन, बिल्कुल भी यह संगठन उच्चोच्च क्रम का या फिर औपचारिक संगठन इस प्रकार से नहीं है। सामाजिक जीवन के लौकिक पक्ष से खुला संघर्ष नहीं, यह भी नहीं होगा। यहाँ तो खुला संघर्ष होता है, सामाजिक जीवन के लौकिक पक्ष से खुला संघर्ष होता है। चर्च में क्या होता है कि ईश्वर से प्रार्थना होती है, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से को हम दूर करना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समस्याओं को दूर करें, हमारी परिस्थितियों में सुधार करें, जिसकी जो विश होती है, जो समस्याएं होती हैं, वो इसके समाधान के लिए वहां जो लौकिक जीवन में उससे जुड़ी समस्याएं होती है उसके लिए वहां पे जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं, सही का चयन करना है। तो बिल्कुल धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। धर्म की सही जानकारी विज्ञान की सही भूमिका प्रदान करता है। अगर धर्म की सही जानकारी है तो विज्ञान को सही रूप में लिया जाएगा, इसलिए धर्म की सही जानकारी होना जरूरी है। जो धर्म विज्ञान के मार्ग में आता है वह अंधविश्वास है, तो धर्म कभी विज्ञान के मार्ग में बाधक नहीं बनता है। अगर कुछ बाधा बन रही है तो वो जो तत्व है अंधविश्वास के तत्व हैं, तो इसलिए जो बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑल हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार हमें धर्म और जादू के बीच कठोर युग में भेद नहीं करना चाहिए, यह किसने कहा है?
कि धर्म और जादू के बीच जो कठोर युग के रूप में धर्म और जादू को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। किसने कहा? इसका मतलब यह हुआ कि किसने कहा कि धर्म और जादू को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। तो ये हो जाएंगे फ्रेजर। असत्य को पहचानिए, असत्य को बताइए। जादू का संबंध संसार की व्यवहारिक बातों से है। इसको होल्ड पे रखेंगे, हमें असत्य बताना है। जादू सदैव स्वीकृत होता है, ऐसा नहीं है। जादू हमेशा स्वीकृत नहीं हो सकता है। कई बार जादू जो होता है सभी के लिए स्वीकृत नहीं होगा और इच्छा के विपरीत भी होगा। जादू परिस्थितियों एवं पर्यावरण को बदलने की खोज करता है। तो यह बिल्कुल सही है। वह परिस्थितियों एवं पर्यावरण की बदलने की खोज के लिए तो जादू किया जाता है। जादू विश्वास की व्यवस्था है। जादू विश्वास पर आधारित एक व्यवस्था है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। तो इसका जो हम अगर एलिमिनेट करें तो ये तो नहीं होगा। जादू विश्वास व्यवस्था है, बिल्कुल है। जादू परिस्थिति एवं पर्यावरण को बदलने की खोज करता है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। जादू सदैव स्वीकृत होता है, यहाँ पे सदैव लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। सदैव स्वीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक वस्तुओं का सम्मान जिनमें की रहस्यमय शक्तियां होती है क्या कहलाता है? तो भौतिक वस्तुओं का सम्मान, कुछ ऐसी रहस्यमय चीजों का, रहस्यमय शक्तियों का सम्मान करना, ऐसी वस्तुओं का सम्मान करना और माने उसमें कि इसमें रहस्यमय शक्ति है, तो वो हो जाएगा फैटिसिज्म। वो हो जाएगा फैटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विश्वास जो आत्मा के अस्तित्व और शरीर में उसके निवास जिसके कारण शरीर को आकार एवं गति मिलती है, यह क्या कहलाता है? तो यह सिंपल है, बिल्कुल आत्मा के अस्तित्व और उसके शरीर में कि किसके, उसके कारण शरीर का आकार है और शरीर उसी प्रकार से वृद्धि होती है। इसे कहते हैं आत्मावाद का सिद्धांत। धर्म का उद्गम हुआ, किस कारण से धर्म का उद्गम हुआ? डर की भावना के कारण, हो सकता है कि डर की भावना के कारण हुआ हो। आवश्यकताओं के कारण, बिल्कुल आवश्यकताओं के कारण भी हो सकता है। सत्य की सत्ता के प्रत्युत्तर में उसके हृदय में समुदाय की भलाई एवं सुरक्षा थी। यह कि जो शक्ति है, कोई शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, उसकी सत्ता का जवाब देने के लिए जो समुदाय है उनके लोगों के अंदर एक भलाई की भावना या फिर सुरक्षा की भावना, इसके कारण धर्म का उद्भव हुआ। कोई कारण स्पष्ट नहीं, तो हम इसका आंसर डी मानेंगे, क्योंकि ये तो हमारा एक अनुमान है। स्पष्ट कारण कैसे कह सकते हैं कि केवल डर के कारण हुआ या फिर आवश्यकताओं के कारण हुआ? धर्म की उत्पत्ति की आवश्यकता भी है, उत्पत्ति के कारण में डर की भावना भी है, और यह सत्ता के प्रत्युत्तर के रूप में भी इसे मान सकते हैं। तो स्पष्ट कारण नहीं है। सही का चयन कीजिए। केवल प्रजातंत्र में ही नौकरशाही पाई जाती है। केवल तानाशाही में नौकरशाही पाई जाती है। नौकरशाही ईश्वर तंत्र में पाई जाती है। तो नौकरशाही सभी तंत्रों में पाई जा सकती है। नौकरशाही के लिए कोई तंत्र की, स्पेशल तंत्र की जरूरत नहीं है। जिन्हें काम करने वाले लोगों की जरूरत है वहां पे नौकरशाही मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से क्या सही है? आज प्रथा की तुलना में कानून पर अधिक निर्भर है। आज समाज जो है प्रथा की तुलना में कानून पर अधिक निर्भर है। इसे होल्ड पे रखेंगे। सामाजिक अनुशासन के रूप में प्रथा समाप्त हो रही है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सामाजिक अनुशासन के रूप में प्रथा समाप्त तो हो रही है, लेकिन ऐसे आप बहुत सारे क्षेत्र देख रहे होंगे जहां पे अभी भी प्रथाओं का दबदबा है। समाज के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, गांव है बहुत सारे, जहां पे सामाजिक अनुशासन के रूप में प्रथाएं हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जब वो गांव में जाते हैं तो उन प्रथाओं को वो मानते हैं। वो चाहे दिखावा के लिए हो या फिर सच में मानते हो, लेकिन प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं माना जा सकता है।
कानून शक्तिशाली का प्रकाशन है। कानून किसी शक्तिशाली का प्रकाशन नहीं करता है, वह तो कानून जो है समाज में व्यवस्था निर्मित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। कानून जो है सामाजिक नियंत्रण का यह साधन एक साधन है, और वह किसी के शक्तिशाली होने का प्रकाशन नहीं करता है कि कौन व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली है और कौन व्यक्ति कम शक्तिशाली है। तो कानून क्या होता है, यह सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। कानून बदला लेने वाले हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, कानून बदला लेने के लिए नहीं होता है। कानून नागरिकों को नागरिक जीवन के रूप में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है, न कि किसी प्रकार से किसी को बदला लेने के लिए होता है, बल्कि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक नियंत्रण बना रहे, इसके लिए होता है। तो यह सही नहीं है, यह भी सही नहीं है। तो हमारा जो बेस्ट आंसर हो जाएगा, आज समाज जो है प्रथा की तुलना में कानून पर अधिक निर्भर हो रहा है, अधिक निर्भर हो रहा है, यानी कानून पर अधिक निर्भरता बढ़ गई है। बिल्कुल सही है। राष्ट्र क्या है, प्रजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय, धार्मिक संप्रदाय, भू क्षेत्रीय समुदाय। तो फ्रेंड्स, राष्ट्र होता है भू क्षेत्र होता है। राष्ट्र की जो परिभाषा होती है उसमें होता है भूभाग, तीन चीजें होती है, एक तो निश्चित भूभाग हो, दूसरा मतलब उसका एक भूभाग होना चाहिए, दूसरा होता है संप्रभुता होनी चाहिए उसमें, और तीसरा जो होता है लोग होने चाहिए जो उसे मानते हो, उसको राष्ट्र के रूप में मानते हो। ये तीन जो तत्व होते हैं किसी भी राष्ट्र को निर्मित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और किसी भी राष्ट्र की पहचान इसी से होती है। एक तो हो गया भूभाग, कि वह भूभाग यानी एक निश्चित भूभाग होता है, उसमें हम परिभाषित करते हैं कि यह दायरा इंडिया का है, यह नेपाल का है, यह पाकिस्तान है, या फिर ऐसे विभिन्न देशों को हम उनके भूभाग के आधार पे जानते हैं। और सत्ता उन पे कैसा है, तो वह राष्ट्र होता है। जैसे अभी आप चाइना का सुन रहे होंगे, चाइना का और तिब्बत का बार बार आता है हमारे सामने, प्रश्न आता है। तो संप्रभुता वाली बात हो जाती है कि वहां पे संप्रभुता नहीं है, तो उसको एक राष्ट्र के रूप में हम लोग मान्यता नहीं देते हैं, उसे चीन का ही पार्ट मान लिया जाता है। और इसी प्रकार से लोग, वहां के जो लोग हैं वह उसे राष्ट्र के रूप में मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ऐसे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्र क्या है, एक भू क्षेत्रीय समुदाय है। निम्नांकित में से संप्रभुता पर कौन सा नियंत्रण नहीं है, संप्रभुता पर कौन सा नियंत्रण नहीं है। देश का संविधान बिल्कुल होता है, नियंत्रित करेगा, देश का संविधान ही उस देश की संप्रभुता को नियंत्रित कर सकता है। प्रकृति के नियम हो सकता है, किसी भी देश को कैसा वो मानता है उसके प्रकृति के कुछ नियम हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून बिल्कुल नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय कानून यदि अंतरराष्ट्रीय कानून को इसके नियंत्रण के लिए नहीं माना जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानून, इस क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नांकित में से संप्रभुता पर कौन सा नियंत्रण नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून जो है यह संप्रभुता पे नियंत्रण नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानून को मानने से संप्रभुता पे कोई आंच नहीं आती है। अंतरराष्ट्रीय कानून को, आप संप्रभुता को, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से पढ़ लिया था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो एक बार आप समझ लीजिए इसे, मैं फिर से समझा देती हूँ। निम्नांकित में से संप्रभुता पर कौन सा नियंत्रण नहीं है, यानी किसका नियंत्रण नहीं है, यानी संप्रभुता को कौन कम नहीं करता है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून होगा इसका। अंतरराष्ट्रीय कानून को इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अगर आप मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी संप्रभुता, किसी देश की संप्रभुता समाप्त हो गई, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा राष्ट्रीयताओं के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाह्य कारक जो है राज्य है, यानी जो बाह्य कारक क्या क्या है राष्ट्रीयता के निर्माण में, तो उसमें इन्होंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं राज्य होते हैं राष्ट्रीयता के निर्माण में। तो ये किसने कहा था, कोहन ने कहा था, एच कोहन ने कहा था।
सभी संग संप्रभु है, यह किसका विचार है? तो यह उदारवादियों का विचार है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने क्लास को देखा, आई होप आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आप लोगों ने क्लास को देखा, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमें और ज्यादा प्रेरणा मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।